बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य के शासक श्री कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान और हास्यरस के कलाकार को राजा के विशेष मंत्री बनाया था। उसका नाम था तेनाली रामा। तेनाली रामा का बुद्धिमानी और विदुषी वाक्यों से सभी को आकर्षित कर लेती थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक और मंत्री को नया नियुक्ति देने का निर्णय किया। इस मंत्री का नाम था राजा कृष्णदेवराय के सबसे आलसी और कामचोर मंत्री था। उसका नाम था रामू। राजा ने रामू को बड़ा मंत्री बनाया ताकि वह सारे राज्य के काम में सहायक हो सके। तेनाली रामा को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह जानते थे कि रामू बहुत ही आलसी और नकारात्मक व्यक्ति है। उसकी आलसी आदतें दरबार के कामों को ठप कर देंगी और राजा के साथ साथ पूरे राज्य को भी परेशानी में डाल देगी। तेनाली रामा ने तय किया कि उसको राजा को समझाना होगा कि यह मंत्री उपयुक्त नहीं है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, हम जानते हैं कि रामू बहुत ही आलसी है और उनकी आलसी आदतें हमें बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। हमें इसे सीधे तौर पर समझाना चाहिए कि वह इस पद के लायक नहीं है। राजा ने कहा, तुम्हारी राय सुनता हूँ तेनाली रामा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रामू इतना आलसी है? तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, महाराज, हमने एक छोटी सी प्रक्रिया तय की है। हम रामू को एक अच्छे काम के लिए बुलवा रहे हैं। अगर वह उस काम को कर पाएंगे तो हम समझेंगे कि उनमें कुछ काबिलियत है, लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो हमें इसे नौकरी से निकालना होगा। राजा ने इस पर सहमति दी और रामू को एक आदर्श काम के लिए बुलवाया गया। रामू ने वादा किया कि वह काम को बहुत ही शीघ्रता से करेंगे। तेनाली रामा ने राजा से कहा, महाराज, हमने इसे एक खास काम के लिए बुलवाया है। हमने एक झूला बनवाना है जिसमें कोई भी आदमी बैठे बिना रुके एक दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। रामू ने यह सुनकर हैरानी जताई, कैसे मुमकिन है? ऐसा तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हें इसका निर्माण करना है। तुम्हें बस एक हफ्ते का समय है। अगर तुमने यह काम ठीक से किया तो हम मानेंगे कि तुम इस पद के लायक हो, लेकिन अगर तुमने काम नहीं किया तो हमें तुम्हें नौकरी से निकालना होगा। रामू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा कि यह तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी आलसी आदतें उसको राजा के दरबार में हंसी का कारण बना रही थी। उसने अपने दोस्तों से सहारा लिया और उन्हें काम में शामिल किया। वे सभी ने मिलकर मिलीभगत में काम करना शुरू किया। रामू ने अच्छी तरह से योजना बनाई और उसने सभी को योजना के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया। एक हफ्ते बाद जब राजा ने उनका परीक्षण किया तो रामू ने एक बहुत ही सुंदर और कारगर झूला बनाया था। वह झूला बहुत ही चुस्त था और उसमें बैठकर कोई भी आदमी बिना रुके एक दूसरे स्थान पर पहुंच सकता था। राजा ने इसको देखकर हैरानी जताई और तेनाली रामा से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा था तेनाली रामा। रामू में बहुत ही कला है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, महाराज, अब आप देख सकते हैं कि रामू में बहुत ही कला है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि उसने इस काम को तब किया है जब उसे मौका मिला है और हमने उसे इस काम के लिए प्रेरित किया है। अगर उसने यह काम अपनी मेहनत से किया होता तो हम इसे पूरी तरह से मानते। राजा ने इस बात को सुनकर रामू से माफी मांगी और उसे अब मंत्री के पद से हटाने का निर्णय लिया। रामू ने अपनी आलसी आदतों को सुधारने का वादा किया और उसने तेनाली रामा का समर्थन करने का निर्णय लिया। तेनाली रामा ने राजा को यह सिखाया कि एक सच्चे नेता को उसके कार्यों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए, न कि उसकी दिखावटी भूमिका पर। राजा ने इस सीख को स्वीकार किया और तेनाली रामा को अपने सबसे विशेष मंत्री के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से राजा के दरबार में हंसी और शिक्षा का मिलन हमेशा बना रहा।
तेनाली रामा ने अपनी बुद्धिमत्ता और विदुषी वाक्यों से राजा और दरबारियों को हमेशा हंसी में रखा और राज्य की प्रगति में योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कार्य को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ करना चाहिए। अगर हमारी आलसी आदतें हमें बाधित कर रही हैं, तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। बहुत समय पहले की बात है, एक शानदार राज्य में एक दानी और बहुत ही सजीवन राजा थे। राजा ने अपने राज्यवासियों के भले के लिए हमेशा कुछ न कुछ उपाय किया करने का आदान प्रदान किया था। एक दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में लोगों के बीच एक बातचीत छिड़ी हुई थी। लोग एक दूसरे से बहुत उत्साहित थे और सभी किसी एक विषय पर ही बहस कर रहे थे। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, ये लोग इतने उत्साहित क्यों हैं और इस बहस का क्या कारण है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, यह बहस एक नए पुस्तक के बारे में है जो बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील लोगों के बीच में चल रही है। इस पुस्तक का नाम है बुद्धिमानी का सागर। इस पर लोगों के बीच में बहुत विरासती बहस हो रही है कि क्या बुद्धिमानी का सागर सच्चा है या फिर कुछ और। राजा ने इस पर विचार किया और तेनाली रामा से पुस्तक की समीक्षा करने के लिए कहा। तेनाली रामा ने पुस्तक पढ़ी और देखा कि इसमें बहुत सी बुद्धिमान और सोचने की क्षमता बढ़ाने वाली कहानियां थीं। तेनाली रामा ने एक योजना बनाई और राजा के सामने आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमें इस पुस्तक की समीक्षा करने का एक अद्वितीय तरीका है। हम इस पुस्तक को आपके दरबार में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन है जो सबसे अच्छी तरह से समझता है। राजा ने सहमति दी और अगले हफ्ते तक सभी राज्यवासियों को सुनने के लिए आमंत्रित किया। तेनाली रामा ने पुस्तक की कुछ बेहतरीन कहानियों को चुना और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा ने सभी को ध्यान से सुना और फिर 1 महीने के बाद एक बड़ा सम्मान सभा आयोजित की। उन्होंने तेनाली रामा को सम्मानित किया और कहा, तेनाली रामा, तुमने हमें यह दिखा दिया कि बुद्धिमानी और विचारशीलता ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। तुम्हारी बुद्धिमानी से यह साबित होता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी धन और शक्ति है। इसके बाद से राजा ने अपने दरबार में और राज्यवासियों में शिक्षा और बुद्धिमानी को महत्व देने का प्रचार प्रसार किया। राजा का दानी मन और तेनाली रामा की बुद्धिमानी ने मिलकर उनके राज्य को और भी समृद्धि और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक समय की बात है, राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक चतुर ब्राह्मण आए। यह ब्राह्मण बहुत ही चतुर और ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमानी का चर्चा दरबार में बहुत होता था। एक दिन ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि तेनाली रामा भी बहुत ही बुद्धिमान है। क्या मैं उनसे एक बूंद सीख सकता हूँ? राजा ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण जी, तुम तेनाली रामा से बहुत कुछ सीख सकते हो। उनकी बुद्धिमानी और हास्यरस के साथ ज्ञान ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया है। ब्राह्मण ने तेनाली रामा से मिलकर एक प्रश्न पूछा, तेनाली रामा जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका उत्तर केवल बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति ही दे सकता है? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण जी, तुम मुझसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ब्राह्मण ने एक विचारशील प्रश्न पूछा, तेनाली रामा जी, यदि एक पेड़ की छाया में सभी जानवर सुरक्षित और खुश रह सकते हैं, तो आप इसे कैसे बचा सकते हैं जब छाया सिर्फ एक की हो? तेनाली रामा ने गंभीरता से कहा, ब्राह्मण जी, यह एक बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। मुझे कुछ समय देने का क्षमा करें। तेनाली रामा ने कुछ दिनों तक ध्यान से यह सोचा और अचानक एक दिन राजा के सामने एक विशेष योजना पेश की। राजा को योजना पसंद आई और तेनाली रामा ने ब्राह्मण को उस योजना का हिस्सा बनाया। ब्राह्मण ने योजना का फलस्वरूप बहुत कुछ सीखा और राजा के दरबार में सबके सामने उसका प्रदर्शन किया। इससे सबको आश्चर्य हुआ और ब्राह्मण की बुद्धिमानी की प्रशंसा हुई। तेनाली रामा ने सिद्ध किया कि बुद्धिमान और विचारशीलता से कोई भी कठिनाई को हल किया जा सकता है।
एक सुंदर जंगल में एक बड़ा सा शिकारी रहता था। वह बहुत ही आलसी था और कभी भी शिकार करने का काम नहीं करता था। उसका दिन रात तक सोना और आराम में बीतता था। एक दिन जंगल के राजा ने सुना कि उसके जंगल में एक बड़ा हिरण आया है और उसे पकड़ने का विचार है। राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी उस हिरण को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तेनालीरामा ने यह सुनकर तय किया कि वह इस अवसर का उपयोग करेगा और अपनी चतुराई से इनाम जीतेगा। तेनालीरामा ने जंगल में जाकर उस आलसी शिकारी से मिला। वह बोला, भैया, तुम्हें पता है जंगल के राजा ने बड़ा हिरण देखा है और उसे पकड़कर लाने वाले को बड़ा इनाम देने का वादा किया है। शिकारी ने उत्साहित होकर कहा, सच? मुझे उस हिरण को पकड़ना है। तेनालीरामा ने चुपचाप उसको एक बोझ दिया और कहा, इसमें सब कुछ है जो तुम्हें हिरण पकड़ने के लिए चाहिएगा। इसे लेकर जल्दी से हिरण की तलाश में निकलो। आलसी शिकारी ने उस बोझ को उठाकर दौड़ते हुए जंगल में जाना शुरू किया। तेनालीरामा ने बोझ में ऐसी चीजें डाली जो भारी थीं और उस शिकारी को जल्दी थका देगी। शिकारी ने बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी हिरण को ढूंढा नहीं। वह बहुत ही थका हुआ वापस आया और तेनालीरामा से बोला, मुझे तो हिरण दिखाई नहीं दिया। तेनालीरामा ने हंसते हुए कहा, भैया, यह तो तुम्हारी कमजोरी है। हिरण को पकड़ने के लिए सहारा लेना पड़ता है। तुम्हारा तो बस अब घर वापस जाना बाकी है और मेरा काम बन गया है। तेनालीरामा ने उस शिकारी के बोझ का उत्साहपूर्ण इनाम लिया और उसने राजा के सामने उसकी चालाकी की कहानी सुनाई। राजा ने उसे बड़ा इनाम दिया और आलसी शिकारी ने सीखा कि आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और चतुराई से ही सफलता मिलती है। एक बार की बात है, तेनालीरामा ने सुना कि जंगल में एक अद्भुत गधा है जो बुद्धिमानी की सीमा को पार कर चुका है। तेनालीरामा ने इसे मिलने का निश्चय किया और देखने के लिए जंगल की ओर रुट भ्रमण किया। जंगल में पहुंचकर उसने वाकई एक अद्भुत गधा देखा। गधा बहुत ही बुद्धिमान और अचूक जवाब देने में माहिर था। तेनालीरामा ने गधे से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना की जा रही है। कृपया मेरे सामने कुछ बूट हों जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। गधा हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी आंखें ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। मैं एक गधा हूँ, न कि मगरमच्छ। तेनालीरामा ने हैरान होकर कहा, तुम एक गधा हो, फिर भी इतनी बुद्धिमानी कैसे हो सकती है? गधा बोला, तुम्हारे सवाल से ही साबित हो गया कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। जब मैंने कहा कि मैं एक गधा हूँ, तुम्हारी दृष्टि में उसी तरह की सीमा रखी गई जैसा कि एक गधा होना चाहिए, न कि मगरमच्छ। तेनालीरामा ने गधे की बुद्धिमानी की सराहना की और यह सीखा कि कभी-कभी बुद्धिमानी का मजाक भी कुछ सीखने को देता है। एक दिन तेनालीरामा राजा के दरबार में बैठे थे। अचानक एक बच्चा दरबार में घुसा और राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। राजा ने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत बुद्धिमान बच्चा हूँ। मेरा नाम भोलू है। मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। राजा ने रुचि दिखाते हुए कहा, ठीक है भोलू, तुम्हारा संदेश क्या है? भोलू ने कहा, महाराज, मैंने सपने में देखा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके खड़े होने वाले समय में है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है और तुम्हारी जवाब से ही आपकी सुरक्षा होगी। राजा ने उत्साह से कहा, अच्छा भोलू, मुझसे वह सवाल पूछो जिसका उत्तर सिर्फ तुम्हारी बुद्धिमानी से ही निकल सकता है। भोलू ने मुस्कुराते हुए पूछा, महाराज, यह वह सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। राजा थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए और फिर हंसते हुए बोले, अच्छा भोलू, तुम जीत गए। तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की आजादी है। भोलू ने कहा, महाराज, यह रहा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? राजा ने हंसते हुए कहा, अच्छा भोलू, तुम्हारा सवाल तो सचमुच अद्भुत है और तुमने इसका अद्वितीय जवाब दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सवाल को उदाहरण रूप में रखना है।
एक बार एक नगर में एक बड़ी सी शौकीन बाजार था। इस बाजार का मालिक बहुत धनवान और सफल व्यापारी था, लेकिन उसे एक आदर्श ग्राहक ढूंढने में कई बार असफलता मिली थी। एक दिन उसने अपने सहायक तेनाली रामा से मिलकर अपनी मुसीबत बताई। उसने कहा, तेनाली रामा, मैं बहुत सारे ग्राहकों को खो चुका हूँ और मेरा बिजनेस कमजोर पड़ गया है। कृपया मेरी मदद करो और मेरे लिए एक आदर्श ग्राहक ढूंढो। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, महोदय, आप चिंता ना करें। मैं एक अद्वितीय योजना बना सकता हूँ जिससे आपको वह आदर्श ग्राहक मिलेगा। तेनाली रामा ने एक बड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक बड़ा सा बगीचा बनवाया। फिर उन्होंने ग्राहकों को बुलाया और अद्भुत बगीचे की शानदारी सुनाई। उन्होंने कहा, यह बगीचा सिर्फ हमारे सबसे आदर्श ग्राहकों के लिए है। यदि तुम हमारे दुकान से कुछ खरीदारी करोगे तो तुम्हें इस अद्भुत बगीचे का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद लोग उसकी दुकान से खरीदारी करने लगे। वे बगीचे में आते और वहाँ का सुंदर वातावरण देखकर खुश होते। तेनाली रामा ने उन्हें विशेष आतिथ्य दिया और उन्हें अद्भुत अनुभव प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप वह बगीचा लोगों के बीच महत्वपूर्ण हो गया और बाजार के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। उस नगर का मालिक बहुत खुश हुआ और तेनाली रामा को बहुत सारा धन और आभार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और नए और निर्विवादित दृष्टिकोण से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक सुंदर नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम विशाल शर्मा था। विशाल व्यापारी था, लेकिन उसकी धन संपत्ति के बावजूद उसमें एक ऐसी कमी थी जो सबको दिखती नहीं थी। वह अपने धन को सही तरीके से साझा नहीं करता था। एक दिन नगर में तेनाली रामा के बारे में बहुत सुना जा रहा था कि वह बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति हैं। विशाल ने तय किया कि वह तेनाली रामा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पाएगा। विशाल शर्मा ने तेनाली रामा से मिलकर कहा, तुम्हें पता है, मैं धनी हूँ लेकिन मेरे घर में खुशियों की कमी है। मैंने सोचा है कि इस बार सबको विशेष उपहार दूंगा ताकि सभी खुश हों। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत ही अच्छा विचार है, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा उपहार सबको पसंद आएगा? विशाल ने उत्तर दिया, मुझे यह नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बड़ा उपहार देना चाहता हूँ ताकि सभी खुश हों। तेनाली रामा ने विशाल को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें हर व्यक्ति को एक छोटा सा सवाल पूछना होगा और उसके आंसर के आधार पर तुम्हें उपहार देना होगा। इससे सभी को वही मिलेगा जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिएगा। विशाल ने इस योजना को माना और सभी नगरवासियों से एक सवाल पूछने का निर्णय किया। सवाल यह था, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अगले हफ्ते विशाल ने सभी को उनकी पसंद के अनुसार उपहार दिए। कुछ को सोने की गहने मिले, कुछ को नई गाड़ी और कुछ को घर। सभी ने विशाल की यह भलाई योजना की सराहना की और खुशी खुशी उपहारों को गले लगा लिया। इसके बाद नगर में एक खास दिन का उत्सव आयोजित हुआ जिसमें सभी ने मिलकर खुशियां मनाई। विशाल ने धन को सही तरीके से साझा करके देखा कि सच्ची खुशियों का मूल उपहार देना ही है। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली रामा की एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें नगर के न्यायपालिका और सभी महत्वपूर्ण नागरिकों ने भाग लिया था। सभा का मुख्य उद्देश्य न्यायप्रियता और सच्चाई की प्रमोशन था। सभा में एक दिन तेनाली रामा ने एक विचार रखा, महोदय, हमारी न्यायप्रियता को मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? न्यायपालिका ने जवाब दिया, हमें सत्य का पालन करना चाहिए क्योंकि सत्य ही न्याय की नींव है। तेनाली रामा ने हंसते हुए कहा, मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। हम सभी को एक उद्दीपक लैंप में आग लगाने का निर्णय करते हैं। जो भी सबसे पहले आग बुझाएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। यह हमें दिखाएगा कि कौन सबसे ज्यादा सच्चा है और सच्चाई में कितना स्थायिता है। सभा ने इस आइडिया को स्वीकार किया और तय किया कि यह परीक्षण अगले हफ्ते को होगा।
अगले हफ्ते सभी नागरिक उद्दीपक के सामने खड़े हो गए। एक बार जलते उद्दीपक के सामने आए तो एक व्यक्ति ने अपने हाथ से आग बुझा दी। तेनाली रामा ने उसे प्रशंसा की और कहा, तुमने सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया है, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रकार तेनाली रामा ने न्यायप्रियता की महत्वपूर्णता और सच्चाई के प्रति आदर्श रूप में दिखाया और नगर को एक सजीव उदाहरण प्रदान किया कि आत्मनिर्भरता और सत्यप्रियता हमें आपसी विश्वास और समर्थन का सुहाग देती है। एक समय की बात है, नागरिकों में एक बड़े और उदार स्वभाव के सेठ थे। इस सेठ का नाम सुरेश मल्लिक था। वह नागरिकों के बीच में अपनी अद्भुत उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन सुरेश मल्लिक ने सोचा कि उनके द्वारा किए गए सभी उदार कार्यों का एक निश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाए। इसका मकसद उनकी उदारता को और बढ़ाना था। उन्होंने नगर में एक छोटा सा मेला आयोजित किया और सभी नागरिकों को आमंत्रित किया। मेले में एक विशेष किस्म के सिक्के, टोकन्स बनाए गए थे, जिन्हें उन्होंने उदारता का सिक्का कहा। इन सिक्कों को उन्होंने नागर में विभिन्न स्थानों पर छुपा दिया। मेले के दौरान उन्होंने नागर के लोगों से कहा, जो भी इस सिक्के को ढूंढ कर लाएगा उसे एक बड़ा उपहार मिलेगा और वह हमारी ओर से विशेष सेवाओं का भी उपयोग कर सकेगा। नागरवासी बड़े उत्सुकता और उत्साह से सिक्कों की खोज में निकले। छुपे हुए सिक्कों को खोजने में लोगों ने मिलीभगत से साथी नागरिकों को भी जाना और साथ मिलकर विशेष सेवाओं का उपयोग किया। मेला समाप्त होने के बाद सुरेश मल्लिक ने एक सभा बुलाई और उन्होंने सभी नागरिकों को उदारता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम सभी ने दिखाया है कि उदारता की ताकत से हम सभी मिलकर एक बेहतर और समृद्धि से भरा समाज बना सकते हैं। उन्होंने इस समारोह के जरिए नागरिकों को साझा करने के लिए उत्साहित किया और समृद्धि और सहयोग के साथ एक अद्वितीय नगर की स्थापना की। उनकी उदारता ने नागर में समृद्धिक और खुशहाली की भावना बढ़ाई और उन्हें लोगों के बीच सच्चे नेता बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा जी रहते थे, जिनका नाम साहसी देव था। वे गांव वालों के बीच में अपने नीति और धार्मिक बोध के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनसे मिलकर बोले, बाबा जी, हमें सच्चे और जीवंत धरोहरों का पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? साहसी देव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप चिंता ना करें, आपको उन्हें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ साथ मिलकर कुछ करना होगा। इस पर गांव के लोगों ने तय किया कि वे साहसी देव के साथ मिलकर एक विशेष पहिया बनाएंगे, जिसमें वे सभी धरोहरों को डाल सकेंगे। पहिया बनाने के बाद साहसी देव ने सभी लोगों से कहा, इस पहिए को धरोहरों से भरने के लिए तुम्हें सबसे पहले सत्य के साथ रहकर उन्हें पहचानना होगा। तुम्हें वह धरोहर मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। गांव वालों ने साथ मिलकर पहिया गूंथा और साहसी देव के मार्गदर्शन में सच्चे सत्य की खोज में निकले। वे सभी मिलकर गांव के चारों ओर घूमते रहे, विभिन्न स्थानों पर पहिया गूंथते रहे और सत्य की खोज में उमड़े रहे। बहुत ही समय बाद एक दिन एक समर्थ व्यक्ति ने एक पहिए के नीचे से एक बड़ी सी धरोहर निकाली। सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि धरोहर इतनी बड़ी और अद्वितीय हो सकती है। साहसी देव ने हंसते हुए कहा, देखो, तुमने सत्य की खोज में सच्चाई का प्रमाण पाया है। यह धरोहर आपकी ईमानदारी और उदारता की प्रतीक है। इस घटना ने साबित किया कि सत्य, ईमानदारी और उदारता के माध्यम से ही हम सच्चे और अमूल्य धरोहरों का पता लगा सकते हैं। गांव वालों ने साहसी देव की शिक्षाओं को अपनाया और गांव को सच्चाई के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अलसी खरगोश रहता था, जिसका नाम ललित था। ललित को सिर्फ खाने में रुचि थी और उसे बाकी सब फिक्र नहीं थी। एक दिन गांव में एक नया बंदर आया, जिसका नाम हनुमान था। हनुमान बहुत होशियार और शक्तिशाली था।
उसकी बहादुरी की खबरें पूरे गांव में फैल गईं। ललित, जो कभी भी अपनी आलसी आदतों को नहीं छोड़ना चाहता था, हनुमान से मिलने का निर्णय लिया। उसने हनुमान को खाने के लिए बुलाया और हनुमान ने खुशी खुशी उसके आमंत्रण को स्वीकार किया। दोनों मित्र बन गए और ललित ने हनुमान से अपनी आलसी आदतें शेयर की। हनुमान ने ललित को देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहिए। आलसी रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। ललित ने सोचा और उसने तय किया कि उसे भी कुछ नया करना है। हनुमान ने उसे कई कला सिखाई और उसकी मदद की ताकि वह अपनी आलसी आदतों को हरा सके। एक दिन गांव में एक समर्थ व्यक्ति आया और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी जानवरों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना था। ललित और हनुमान ने मिलकर प्रतियोगिता में भाग लिया। ललित ने अपनी नई सीखी कलाओं का प्रदर्शन किया और हनुमान ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने साथ मिलकर सभी कठिनाइयों को पार किया और प्रतियोगिता जीती। इस प्रतियोगिता ने दिखाया कि सच्ची मित्रता, साझेदारी और नई चुनौतियों का सामना करना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ललित ने अपनी आलसी आदतों को छोड़कर नए और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाया और हनुमान ने उसे उसकी सहायता करके सच्चे मित्र का दर्जा प्रदान किया। एक छोटे से गांव में एक विद्यार्थी लड़का था जिसका नाम दानियल था। दानियल अपने गांव के लिए पहला विद्यार्थी था जो किसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसकी उच्च शिक्षा का सपना उसे एक अद्वितीय सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का था। दानियल के साथी विद्यार्थियों को उसकी ऊर्जा और उत्साह ने प्रेरित किया। उनमें से एक था तेनाली रामा, एक बुद्धिमान और हंसीमय छाया चित्रकार। तेनाली रामा ने दानियल के साथ एक दृष्टिकोण से दोस्ती की और विद्या की महत्वपूर्णता को समझते हुए उसे और बढ़ावा दिया। एक दिन गांव में एक विशेष समारोह हुआ जिसमें विद्यार्थियों को उनकी उच्चतम शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर मिला। दानियल ने इस मौके का सही तरीके से उपयोग करने का निर्णय लिया और उसने तेनाली रामा से सहायता मांगी। तेनाली रामा ने दानियल को उसकी बुद्धिमत्ता और कल्पनाशीलता का उपयोग करके एक अद्वितीय और रोचक परियोजना तैयार करने का सुझाव दिया। वे मिलकर एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद प्रस्तुति तैयार करने लगे। उनकी प्रस्तुति ने सभी को चौंका दिया और समारोह के मुख्य अतिथि भी उनकी प्रशंसा करने लगे। दानियल की आलोचना और स्तुति ने उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि कर दी। तेनाली रामा ने दिखाया कि दो विद्यार्थियों की अद्वितीय दोस्ती ने एक नए और सशक्त दृष्टिकोण को प्रेरित किया और उन्हें उच्चतम शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की। इस साथीता ने गांव को नए सोच और उच्चतम शिक्षा की महत्वपूर्णता का सामना कराया और उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस प्रदान किया। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम राजू था। राजू अपने सपनों में खोया रहता था और एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं अद्भुत खिलौना बनाना चाहता हूँ जो सभी बच्चों को खुश कर सके। राजू के दोस्तों ने भी उसकी सोच को समर्थन दिया और सभी मिलकर एक खास खिलौना बनाने का निर्णय किया। राजू ने विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके एक चमत्कारी गेंद बनाई जो किसी को देखकर उसके सपनों को साकार कर सकती थी। गांव में हुआ मेला था और वहां राजू ने अपना अद्भुत खिलौना दिखाया। लोग चौंके रह गए और उन्होंने राजू की बुद्धिमानी की सराहना की। खिलौना के सामरिक गुण और रंगीनी ने लोगों को मोहित कर दिया। एक धनी व्यापारी ने राजू से मिलकर उसका खिलौना खरीदने का प्रस्ताव दिया। राजू ने खिलौना बेचने की बजाय उसे उच्चतम मूल्य पर बेचने के लिए अनुरोध किया और वह धन का एक हिस्सा साझा करने के लिए समझौता किया। राजू ने धन का एक हिस्सा स्वयं के सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया और उसने गांव को एक साकारी उत्साह और समृद्धि का साथी बना लिया। उसने सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए केवल पैसे ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि सही सोच, समर्पण और समृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
राजू का अद्भुत खिलौना ने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसने साबित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। बहुत समय पहले की बात है। तेनाली रामा के राज्य में एक बड़ा महोत्सव आयोजित हुआ। राजा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ताकि राज्य के लोग अपनी कला और निपुणता का प्रदर्शन कर सकें। एक दिन एक बड़ा परिस्थिति प्रतियोगिता हुई जिसमें सभी बड़े बुद्धिमान लोग भाग लेने के लिए आए। तेनाली रामा ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया। राजा ने उनसे पूछा, तुम इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता में क्यों भाग लेना चाहते हो? तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे यह दिखाना है कि छोटे और सामान्य व्यक्तियों में भी अगर आत्मविश्वास है तो वे भी बड़ी प्राप्तियों कर सकते हैं। तेनाली रामा ने एक नई योजना बनाई जिसमें छोटे व्यक्तियों को एक साधना समर्पित करना था। यह साधना उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त करने का मौका देगी। महोत्सव के दिन तेनाली रामा ने अपनी साधना का प्रदर्शन किया। लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी प्रदर्शनी की जिसमें साधना के बच्चे ने बहुत सी निपुणताओं का प्रदर्शन किया। राजा ने तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता को सराहा और उन्हें सरकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया। इससे छोटे व्यक्तियों में आत्मविश्वास बढ़ा और राजा का आत्मविश्वास भी और बढ़ गया। इस प्रकार तेनाली रामा ने आत्मविश्वास के महत्व को साबित करके राजा और राज्य को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सबको यह सिखाया कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।